हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज डे नंबर 6 ऑफ सॉल्विंग 20 एमसीक्यूज अंडर 20 मिनट्स। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन 20 मिनट के अंदर 20 एमसीक्यू सॉल्व कर पाए थे। आज फिर से कोशिश करेंगे 20 मिनट्स के अंदर अंदर अपन सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पाए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइमर ऑन कर देते हैं और लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, क्रेडिटर ऑफ रुपीज 60,000, firm's capital is 130, cash balance is 90, other asset realized 150, gain और loss on realization। तो प्रॉफिट लॉस पूछा रियलाइजेशन पर। तुम आई होप यू अंडरस्टैंड। एसेट रियलाइज के वाली दे रखा है, एसेट थे कितने के ये मेरे को पता नहीं है, तो इसके लिए एक छोटा सा एक बैलेंस शीट बना देता हूं ताकि मुझे पता पड़ जाए एसेट होंगे कितने के। तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 60,000 के, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 130, तो ये टोटल 190 होगा, ये भी टोटल 190 होना चाहिए। इसमें ये कह रहा है कैश का बैलेंस है अपने पास 90,000 का, तो बाकी बचे हुए सन्ड्री असेट होंगे। कितने के होंगे सन्ड्री असेट? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए के सन्ड्री असेट्स, 1 लाख रुपीस के सन्ड्री असेट्स 1,50,000 रियलाइज करें तो प्रॉफिट हो गया अपन को 50,000 का प्रॉफिट है, 50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, 1 लाख के असेट 1,50,000 में सेल करें तो गेन ऑफ रुपीज 50,000। क्वेश्चन सेकंड, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, डब्ल्यूसीआर appears on the liability side of the balance sheet at 10,000, क्लेम आया 6,000 का, then the balance of reserve shall be distributed in old ratio। बिल्कुल सही बात करें, चेंज इन पीएसआर है 10,000 रुपए का, डब्ल्यूसीआर था अपने पास में, 6,000 का क्लेम आया, जितना क्लेम आया उतना पे कर देंगे, बाकी बचा हुआ 4,000 वो फ्री हो जाता है, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। फिर लिखा है रीजन के अंदर, द बैलेंस ऑफ रिजर्व बिकम्स द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व, हेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। बिल्कुल करेक्ट रीजन भी है, तो असर्शन भी सही है और रीजन एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation। आंसर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a company had the following balances in the books of accounts। बैलेंस दे रखे हैं, रॉ मटेरियल है, WIP है, FG है और एक स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, जब चेंज इन इन्वेंट्री की बात करता हूं तो 3 इन्वेंट्री को यूज करता है, WIP, FG और स्टॉक इन ट्रेड। आरएम कंसीडर नहीं होता। आरएम कंसीडर क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जब अपन करते हैं उसमें ओपनिंग आरएम प्लस परचेज ऑफ आरएम माइनस क्लोजिंग आरएम में जा चुका होता है, तो इससे मतलब नहीं है। ओपनिंग आरएम और क्लोजिंग आरएम को कंसीडर नहीं करेंगे चेंज इन इन्वेंट्री में, बाकी 3 करेंगे। तो इन तीनों का टोटल हो रहा है 3,10,000 ओपनिंग, और इन तीनों का टोटल ऐड करें 320। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 310 माइनस 320, 310 माइनस 320 माइनस का 10,000, आंसर वुड बी फॉर बॉय, माइनस का 10,000। चेंज इन इन्वेंट्री आरएम कंसीडर नहीं होता, रॉ मटेरियल कंसीडर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होता है। इफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 60, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 9 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? COGS इज रुपीज 660। तो ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो COGS है 660, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000 है, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे को दिया हुआ था 9 लाख रुपीस। तो 720 अपॉन 900, 720 अपॉन 900 इंटू 100, 9 8 72, तो 80% वुड बी द आंसर। 80% वुड बी द आंसर। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? 80%। अगर पूछता ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो 100 माइनस 80% करता 20% आता, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछता तो। क्वेश्चन नंबर 5, GP is 25, COGS कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3/4 ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 लाख रुपए है, जीपी पूछा तो जीपी 60 डायरेक्ट हो जाएगा 60 लाख का 25%, 60 लाख का 25%, आंसर वुड बी 15 लाख। सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी इशूड, क्वेश्चन नंबर 6 भाई जाओ मत। कंपनी इशूड 20,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 10% डिस्काउंट, 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो 20,000 इंटू 10 का डिस्काउंट। These debentures were to be redeemed at 15% premium at the end of a year। 15% प्रीमियम पर रिडीम होंगे, तो प्रीमियम कितनी हो गई? 20,000 इंटू 15 का प्रीमियम हो गया। बैलेंस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ इशू वाज 370। इसको कैश फ्लो में कैसे होगा? तो ठीक है, तो आज पैसा आ रहा है, पैसा कितना आएगा? 20,000 इंटू 90 आ रहा है, 20,000 इंटू 90 आ रहा है, मतलब 18 लाख रुपीस फाइनेंसिंग में प्लस होंगे। ढूंढो 18 लाख रुपीस फाइनेंसिंग में प्लस, एक तो ये दिख रहा है 18 लाख रुपीस फाइनेंसिंग में, ये भी दिख रहा है, मतलब ए और डी तो गया। अब
मेरे पास 2 लाख का डिस्काउंट है और 3 लाख का प्रीमियम है, मतलब टोटल लॉस 5 लाख रुपए का जो राइट ऑफ होगा। अब इस 5 लाख के लॉस को मैं पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करूंगा 370 सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो गया, फिर भी कितना बच गया 130। वो 130 कहां से राइट ऑफ हुआ होगा, पीएनएल अकाउंट से, पीएनएल से राइट ऑफ हुआ होगा, मतलब ये ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट में जाएगा। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट के अंदर 1,30,000 5 लाख में से 370 प्रीमियम से 130 जो पीएनएल से राइट ऑफ हुआ है वो 130 ऊपर ऑपरेटिंग में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 130 ऑपरेटिंग में ऐड, तो आंसर वुड बी सी 130 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज अ लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर रिटर्न ऑफ एंड इनफ्लो ऑफ 18 लाख। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज सी। प्लीज ध्यान रखना, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर पहले राइट ऑफ होगा, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर पहले राइट ऑफ होगा कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम से। बैलेंस बचेगा वो कहां से राइट ऑफ होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की आएगी। जितना भी अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करा गया है उतना ही अमाउंट ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट के अंदर मुझे क्या करना पड़ता है, ऐड भी करना पड़ता है। ध्यान रखना, कंसेप्चुअली भी अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअली भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ना। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है साहब, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड रिसीव इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो 1 इज बी। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय फाइनेंस कंपनी के ऊपर बात हो रही है। चलिए एक चीज दिखाता हूं उसके लिए भी, बाय बैक ऑफ शेयर हमेशा फाइनेंसिंग होगा, बाय बैक ऑफ शेयर हमेशा क्या होगा, फाइनेंसिंग होगा। तो थर्ड का आंसर भी ए है। अब देखो दो ऑप्शन तो मुझे बहुत बहुत अच्छे से पता है, सेकंड में कंफ्यूजन अगर है तो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय फाइनेंसिंग कंपनी, हालांकि ऑप्शन खाली सी बचता है, ऑपरेटिंग ही बचता है, तो ये ऑप्शन ढूंढते हैं। 1 बी अपने पास ए में है और बी में है, थर्ड का ए अपने पास सी में। तो यहां पर अगर मेरे को मान लो सेकंड नहीं भी आता, अगर मेरे को सेकंड नहीं भी आता तो भी मेरे को आंसर पता था कि बी फॉर बॉय आंसर होना चाहिए। अब परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय फाइनेंस कंपनी लिखा है, अगर सिक्योरिटी परचेज सेल ऑफ फाइनेंस कंपनी का है तो इसके लिए एनसीईआरटी में एक स्पेसिफिक बात लिखी हुई, देखो आपको बताता हूं। परचेज मैंने हाईलाइट करके रखा है आपके लिए, परचेज ऑफ शेयर्स एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर अ शेयर ब्रोकरेज फर्म। शेयर ब्रोकरेज फर्म अगर है तो उसके लिए क्या है, ऑपरेटिंग है, वाइल इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ अदर एंटरप्राइज, बाकी एक्टिविटीज के बाकी एंटरप्राइज के लिए ये इन्वेस्टिंग है। तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल एंटरप्राइज और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज दो तरह से अपन कैश फ्लो क्लासिफाई करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो क्वेश्चन हम करते हैं वो नॉन फाइनेंशियल एंटिटी का मानते हुए करते हैं। नॉन फाइनेंशियल एंटिटी मतलब जिसका काम पैसे का लेन देन करना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, सर्विस इंडस्ट्री वाली कंपनी हो सकती है, वो नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफिकली स्पेसिफाई नहीं करता तब तक हम नॉन फाइनेंशियल ही मानते हैं, ध्यान रखें। तो आंसर वुड बी फॉर बॉय। क्वेश्चन नंबर 8 परचेज ऑफ गुडविल इज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल एंटरप्राइज। गुडविल परचेज करा गया है, इन्वेस्टिंग होगा, गुडविल परचेज करा गया है, इन्वेस्टिंग होगा, सही बात है एकदम। परचेज ऑफ गुडविल बाय फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। तो असर्शन इज करेक्ट सी, असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट। 8th का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, if a partner withdraws an equal amount in the beginning of each month for a period of 10 months, तो देखो टाइम पीरियड को निकालने का फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग इन दैट पीरियड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग इन होल ईयर डिवाइड बाय 2। तो यहां पर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ, 10 महीने करी, पूरे साल नहीं करी। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब हर महीने की पहली तारीख को, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग इन दैट पीरियड, उस महीने मंथ है, यहाँ पीरियड क्या चल रहा है मंथ, तो कितना टाइम बच गया, 1 महीना बच गया। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग इन होल ईयर, अभी ड्रॉइंग खाली 10 महीने करी तो ईयर खाली कितने महीने का हुआ हमारे इस केस में, 10 महीने का हुआ। तो कितना टाइम बच गया, फर्स्ट डेट को करा है तो अगेन कितने महीने बच जाएंगे उसके बाद, 10 मंथ्स डिवाइड बाय 2। तो आंसर वुड बी 5.5, डी फॉर डॉग, 5.5 वुड बी द आंसर। अभी नेक्स्ट वाला भी कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, ड्रॉज एन इक्वल अमाउंट एंड ऑफ ईच मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ, सेम कहानी। तो अगेन इसमें ही सेम फॉर्मूला वापस यूज करते हैं, टाइम लेफ्ट एंड ऑफ ईच मंथ है तो उस मंथ में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग इन दैट पीरियड यहाँ पे मंथ है, तो किसी भी मंथ के अगर एंड में ड्रॉइंग करूंगा तो उस मंथ में तो टाइम बचा ही नहीं, तो 0। अब उस मंथ को एंड हो गया, वो मंथ खत्म हो चुका है, पूरे साल में 10 महीने थे, 1 महीना ऑलरेडी खत्म हो चुका है, एंड ऑफ दैट मंथ पे खड़े हो, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग इन द होल ईयर कितना बच गया, 9 डिवाइड बाय 2,
5। 10th का आंसर वुड बी डी फॉर डॉग। 10th का आंसर वुड बी डी फॉर डॉग। आई होप ये आपको समझ में आता है 5.5 और 4.5। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये फॉर्मूले के बारे में पता रहेगा, इसको निकालना आता है नहीं आता है। तो मैं आपके लिए वापस फॉर्मूला एक बार रिपीट कर देता हूं। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इन दैट पीरियड, पीरियड इज जो महीना है वो, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इन द होल ईयर। हार्डकोर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, हार्डकोर कंसेप्ट के ऊपर एमसीक्यू है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इन द होल ईयर, होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। देयर पर्सनल एसेट, खुद के घर के अंदर उनके पास कितने एसेट है, इतने ही एसेट है। एक्सटेंट ऑफ द लायबिलिटी इन द फर्म वुड बी। अब समझो, पार्टनर्स की लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अनलिमिटेड होती है। कैसी लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है, क्योंकि लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो उनके घर के पर्सनल एसेट कैन बी यूज्ड टू रीपे फर्म्स डेब्ट। उनके घर के पर्सनल एसेट कैन बी यूज्ड टू रीपे फर्म्स डेब्ट। तो उसके घर के अंदर एसेट कितने के हैं, इतने के ही है। तो उसकी लायबिलिटी खाली कितने की राइज होती है, जितनी पर्सनल एसेट है। तो आंसर वुड बी X 20, Y 15, Z 10, B फॉर बॉय। जितने पर्सनल एसेट है उससे ज्यादा वो घर में काम में नहीं ले सकते, उससे ज्यादा लेके नहीं आ सकते, तो उतनी की लायबिलिटी होगी। 12,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 70। तो 30 रुपए दे दिए, 70 रुपीज नहीं दिए। आउट ऑफ द forfeited share 9,000 शेयर वर रीइश्यूड एट 80 पर शेयर फुली पेड। 80 पर शेयर फुली पेड मतलब कितना इस्तेमाल कर लिया, 20 पर शेयर। 100 का शेयर 80 में दिया है, 20 रुपए इस्तेमाल कर लिए हैं। Which of the following amount of share forfeiture account will be transferred to capitalism? कैपिटलिज्म में क्या जाता है, वो शेयर जो forfeit कर दिए और रीइश्यू कर दिए उसके लिए जो बैलेंस बच गया वो। तो मेरे को बताओ, मेरे पास पर शेयर 30 रुपीज का फोरफीचर में अवेलेबल था, मैंने 20 पर शेयर इस्तेमाल कर लिया, तो मेरे पास पर शेयर कितना बच गया, 10। कितने शेयर रीइश्यू करे, 9,000 शेयर। तो 90,000 वुड बी माय कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। 90,000 वुड बी माय कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। जितने शेयर मैंने री इश्यू कर दिए उनके रिस्पेक्ट में जो फोरफीचर का बैलेंस था वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा यूज करने के बाद। तो हमने यूज किया पर शेयर 20 रुपए, पर शेयर मेरे पास 30 रुपीज थे, 10 रुपीज पर शेयर बच गया, 9,000 इंटू 10। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता है इसके अंदर शेयर फोरफीचर का बैलेंस कितना होता, शेयर फोरफीचर अकाउंट का बैलेंस कितना होता, तो शेयर फोरफीचर में क्या आता है, वो अमाउंट उन शेयर के रिस्पेक्ट में जो मैंने फोरफीट कर दिए पर रीइश्यू नहीं करे, फोरफीट कर दिए पर रीइश्यू नहीं करे। तो फोरफीचर का बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दोस शेयर व्हिच आर फोरफीटेड बट नॉट रीइश्यूड। तो इस केस में कितने शेयर रीइश्यू नहीं करे, 3,000 शेयर। तो 3,000 शेयर और हर शेयर पे कितने रुपए थे मेरे पास, 30 रुपए। तो ये भी सेम आ गया, बाई चांस ये भी सेम आ गया ना, 3,000 शेयर बच गए जो फोरफीट कर दिए पर रीइश्यू नहीं करे। 90,000 वुड बी शेयर फोरफीचर का बैलेंस। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, सिर्फ समझा रहा हूं, कंसेप्ट समझा रहा हूं, इसके लिए 90,000 रुपीज लिख दिया। As per section 52 of the Companies Act, security premium reserve cannot be used। अरे भाई लिमिटेड 5 इस्तेमाल ही है, उसके अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस नहीं जी, सही बिल्कुल नहीं, इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इश्यू फुली पेड बोनस शेयर, फुली पेड बोनस शेयर बिल्कुल इस्तेमाल है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बिल्कुल है। राइटिंग ऑफ बिल्कुल है। प्रोवाइडिंग फॉर कमीशन पेड वो वाला भी एक इस्तेमाल है। तो 5 इस्तेमाल है खाली। ठीक है, क्वेश्चन 13 आंसर वुड बी ए फॉर एप्पल। कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के काम में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 14, X लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम Y फॉर 4 लाख, 40,000 इक्विटी शेयर इशू करे 10 ईच एट 12.5। तो 40,000 इंटू 12.5 के अपन ने चीजें दी है। द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी, तो अपन ने पेमेंट कितना कर रहे हैं, 4 लाख और 40,000 इंटू 2, 80 एंड 1 लाख। तो 5 लाख रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं, 5 लाख रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं और उसके बदले अपन ने सेट के लिए कितने का खरीद रहे हैं, 4 लाख। तो 1 लाख रुपए किसके दे रहे हैं, गुडविल के दे रहे हैं। आंसर वुड बी बी फॉर बॉय। आंसर वुड बी फॉर बॉय। 1 लाख रुपीज का गुडविल है। जितने का अपन बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं 5 लाख रुपीज का, और उसके अगेंस्ट असेट खाली कितने का आ रहा है, 4 लाख का ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, A took over assets worth 6 lakh and liabilities worth 2 lakh of B limited। तो ये कितने का हो गया, 4 लाख रुपए का हो गया। फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 350 थ्रू इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, डिबेंचर पार पे इशू करें। 4 लाख के एसेट अपन ने 350 में खरीद लिए, कम पेमेंट किया है मतलब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ मतलब कैपिटल रिजर्व होगा, कितने का कैपिटल रिजर्व होगा, 50,000 का। 4 लाख माइनस 350, कैपिटल रिजर्व ऑफ 50,000। क्वेश्चन 16 बड़ा क्वेश्चन है तो पहले लास्ट में पूछ के आ रहा है वो पूछ लेते हैं। बाय व्हाट अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी अफेक्टेड। ठीक है सब, तो ए और बी के पार्टनर है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। सी आया 1/3 के लिए 20 लाख रुपीस कैपिटल के लेकर आया। इन्वेस्टमेंट और आईएफआर दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट है कितने का, इन्वेस्टमेंट दे रखा है अपन को 250 का, और आईएफआर अपने पास है 50,000 का। ए टुक ओवर 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 40% 25 2,50,000 का 40% कितना होता है, 1 लाख रुपए। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 1,50,000 बच जाएगा।
ए टुक ओवर 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 80,000, ये 80,000 में लेकर गया। रिमेनिंग वर वैल्यूड एट 1,10,000, रिमेनिंग को 1,10,000 पे वैल्यू करा गया। तो ये कम हो रहा है 20,000 से, ये कम हो रहा है 40,000 से, टोटल 60,000 से अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। तो उसमें से आईएफआर कितने का है? 50,000 का। तो 50,000 का आईएफआर तो काम आ जाएगा, फिर भी कितना बच गया? 10,000। वो कहां से निकालेंगे? रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन लॉस है ये, तो रिवैल्यूएशन को 10,000 से क्या करना पड़ेगा मुझे? डेबिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन को 10,000 से क्या करना पड़ेगा मुझे? डेबिट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है एक्स एंड वाई पार्टनर्स। अगेन बड़ा क्वेश्चन है, पूछा क्या रहा है वो देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। द फर्म वाज आल्सो हैविंग रिजर्व्स ऑफ 1 लाख, रिजर्व कितने का है? 1 लाख का है। तो 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, ये भी पार्टनर को बिलोंग करता है, तो 9 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। 10% है, तो 9 लाख का 10% 90,000 का आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। फर्म मेड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,10,000 for the year after adjustment of loss of machinery of book value 60 by fire against which insurance claim of 40,000 was received। तो इंश्योरेंस कंपनी 40 मिले, नुकसान 60 का होगा, तो एक्चुअल नुकसान कितने का होगा? 20,000। जो पीएन में डेबिट किया होगा ये एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस है, तो इस 1,10,000 में क्या कर देंगे? उसको अपन ऐड कर देंगे वीसीआर के एबनॉर्मल लॉस को। तो 130 माइनस 90, 40,000 का क्या हो गया हमारा? सुपर प्रॉफिट हो गया। तो 40,000 इंटू 100/10, 4 लाख रुपए का अपना गुडविल हो जाएगा, 4 लाख रुपीस का अपना गुडविल हो जाएगा। तो 17th का आंसर वुड बी बी फॉर बॉय, 17th आंसर वुड बी बी फॉर बॉय। 18th, चारुलता है पार्टनर फर्म, शी विड्रू 10,000 पर क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो 40,000 10,000 इंटू 4, 4 क्वार्टर होता है, 40,000 टोटल ड्राइंग हो गया। 9% है। अब बिगिनिंग मिडिल एंड नहीं बोला तो मिडिल मानते हैं हमेशा बाय डिफॉल्ट, तो 6/12, 3600 का आधा 1800 वुड बी द आंसर। डी फॉर डॉग वुड बी द आंसर। 19th XYZ partners 311 Y died, सेकंड वाले पार्टनर गई। X took over 1/10 from his share and remaining share was taken over by Z। ओहो भाई, लैंग्वेज की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो न्यू रेशो निकालना है, न्यू रेशो निकालना है X और Z के बीच में। ये है 3/5, ये है 1/5, दोनों को मिलेगा तो प्लस प्लस। नाउ X को 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, Y का शेयर कितना है? 1/5, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो इसके शेयर में से 1/10 मिल रहा है। तो 1/5 में से अगर 1/10 X ले रहा है तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया? 5, 2, 2 - 1, 1/10। ये 1/10 रिमेनिंग शेयर किसको मिलेगा? Z को मिलेगा। ये मेरी बात समझ में आती है क्या? फ्रॉम लिखा है साहब, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। तो ये 10, 5, 2, 2 3 6, 6 + 1 7, 10, 2 + 1 3, आंसर वुड बी 7:3। कई लोग हो सकता है 1/10 फ्रॉम ए शेयर एंड रिमेनिंग शेयर को 9/10 मान ले, रिमेनिंग शेयर 9/10 मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, रिमेनिंग शेयर को 9/10 मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट, और ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो प्लीज वापस पढ़ना इसको। 1/10 फ्रॉम ए शेयर, 1/10 फ्रॉम ए शेयर है तो एक्स वाई का शेयर 1/5 था, इसमें से 1/10 कौन ले गया? एक्स ले गया। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा वाई के लिए, सॉरी जेड के लिए? 1/10। कैसे? ये वाई का शेयर 1/5, उसमें से एक्स लेकर गया 1/10, रिमेनिंग शेयर जो बचा वो जेड का होगा। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया तो गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आपने ढंग से लैंग्वेज नहीं पढ़ी। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? माइनस। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की इंपॉर्टेंस है। अगेन यूपीएससी का क्वेश्चन है, 853 का रेशो है, पी रिटायर, पी रिटायर मतलब ये गया। क्यू टेक्स 316 शेयर फ्रॉम पी, आर टेक्स 516, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब माइनस। न्यू रेशो निकालना है, न्यू रेशो निकलेगा क्यू और आर के बीच में। क्यू का शेयर है 8, 3 11 और 5 16, तो 5/16, 3/16, दोनों को मिलेगा प्लस प्लस। क्यू टेक्स 3/16 फ्रॉम पी एंड आर टेक्स 5/16 फ्रॉम आर, तो ये हो गया 8/16, ये हो गया 8/16, तो न्यू रेशो विल बी 1:1। और 20 मिनट्स के अंदर अपन ने कर लिए हैं पूरे 20 MCQs सॉल्व। तो दोस्तों इसी तरह से आपके 24 फैब को बोर्ड एग्जाम में भी सॉल्व हो सकते हैं 20 MCQs। अपने आप पर भरोसा रखो,
और इसी तरह से मेहनत करते रहो, लगे रहो। फिर मिलेंगे सेम टाइम पर, इसी समय पर कल, फिर से 20 MCQs के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग। इन केस ऑफ एनी डाउट, मैं स्टॉपवॉच पहले बंद कर देता हूं। इन केस ऑफ एनी डाउट, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर नीचे दिख रहा है उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और डाउट के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों सेम टाइम। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। कुछ दिन की बात और है और टारगेट 80 on 80, 100 on 100 अचीवेबल है, अचीव होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। टाटा बाय, टेक केयर।